राष्ट्र स्तर पर सिर्फ कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, इसके लिए बहुत बड़ी खुशी मनाने की बात नहीं है। बहुत बड़ी जीत नहीं हुई है, जीत की शुरुआत हुई है। इसको शुरुआत के रूप में देखना चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और नेताओं। भारत जोड़ो यात्रा से इसका मेरी निगाह में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सही मायने में प्रभाव अगर देखा जाए तो महंगाई बहुत बड़ा मायने रखता है। आज के दिनों में हिंदुस्तान की राजनीति महंगाईवाद, समस्यावाद को लेकर के नहीं किया जा रहा है। कहीं जातिवाद है, कहीं बजरंग दलवाद है, कहीं क्षेत्रवाद है। कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी शुरुआत जरूर है, लेकिन कर्नाटका में आज तक कभी बीजेपी बहुमत में नहीं रही है, कभी भी अकेले दम पे। तो आप इसको इस रूप में नहीं दे सकते कि अब ये कांग्रेस आ रही है और बीजेपी पूरी तरह से साफ हो रही है। इसमें आप इस रूप से जरूर देख सकते हैं कि जनता के जो मुद्दे थे उसको बीजेपी की सरकार फुलफिल नहीं कर पाई, इसीलिए कांग्रेस की सरकार और उनके वादों पर भरोसा करके जनता उनके साथ गई है। नरेंद्र मोदी बेहतर विकल्प तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अच्छे प्रधानमंत्री अभी तक साबित हुए हैं, लेकिन विपक्ष से भी एक ऐसे उम्मीदवार की ज़रूरत है ताकि स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित हो सके। नमस्कार। इस वक्त मेरे सामने हैं सामाजिक कार्यकर्ता और जेपी आंदोलन से जुड़े सुरेश सिंह अपनी बेबाकी से बयान देते हैं और अपनी बयानबाजी से जाने जाते हैं। कांग्रेस की ज़ोरदार वापसी हुई है, कांग्रेस ने बहुत बड़ी सफलता पाई है, बीजेपी की बहुत बड़ी हार हुई है। इसी मुद्दे को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सिंह से जानना चाहता हूं, जो कर्नाटका में बीजेपी की क्यों हार हुई, इसका क्या कारण है? आपके नज़र में बीजेपी की हार को किस रूप में आप देखते हैं? मैं बेगूसराय फ्रंट लाइन का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आपके द्वारा पूछा गया आज की डेट में सामयिक चर्चा का विषय बना हुआ है। कर्नाटक में बीजेपी की हार दूसरे रूप में देखा जाएगा और किसी अन्य प्रांतों में भी बीजेपी की हार को दूसरे रूप में देखा जाएगा। संस्था एक है, लेकिन किस स्टेट में उसकी हार हो रही है उसका मूल्यांकन अलग दृष्टिकोण से किया जाएगा। आज के डेट में संपूर्ण मानव जगत में, सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात मैं नहीं करूँगा, कर्नाटक में कांग्रेस की जीत को सिर्फ और सिर्फ इस नज़रिए से देखा जा रहा है कि कांग्रेस की ज़ोरदार वापसी हुई है, जिस पंक्ति का प्रयोग आपने भी अभी किया है। मैं इसे नहीं मानता हूँ। राष्ट्र स्तर पर सिर्फ कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई है, इसके लिए बहुत बड़ी खुशी मनाने की बात नहीं है। जो आदमी व्यावसायिक तौर पर मूल्यांकन किया जाए, जिस आदमी के पास 1 लाख रुपये की पूंजी थी और वो गंवा दिया और उस आदमी को हठात 100 रुपये का आय हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस की लगातार हार के बाद बहुत बड़ी जीत हुई है, तो इसको आप क्या कहेंगे? बहुत बड़ी जीत नहीं हुई है, जीत की शुरुआत हुई है। इसको शुरुआत के रूप में देखना चाहिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को। क्या लगता है इस जीत का क्या कारण है? राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा या लोग महंगाई भ्रष्टाचार से उब चुके थे? भारत जोड़ो यात्रा से इसका मेरी निगाह में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। सही मायने में प्रभाव अगर देखा जाए तो महंगाई बहुत बड़ा मायने रखता है। देश की आंतरिक स्थिति बहुत ही छिन्न भिन्न हो गई है। देश की संपूर्ण हर जनता इस व्यवस्था में गुजर रहे हैं जो व्याकुलता के आलम में जी रहे हैं, बोलना चाहते हैं। विस्फोटक अवस्था में हमारे देश की जनता आज जी रही है। उसी का सुखद परिणाम भी है और दुखद परिणाम है। सुखद परिणाम कांग्रेस पार्टी के लिए है और दुखद परिणाम बीजेपी पार्टी के लिए है। दोनों पार्टी के संचालक को, मुख्य सचेतक को आलाकमान शब्द का आज तक मैं माने नहीं समझ सका, लेकिन जब 10 आदमी बोलते हैं तो मुझे भी लगता है आलाकमान कोई चीज़ होता है।
तो बीजेपी के आलाकमान को भी इस बात पर मंथन करना चाहिए। दोनों पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता मैं महसूस करता हूँ। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बड़ी सभा किया, पूरी शक्ति लगा दिया, यहाँ तक कि बजरंग बली को भी उतारा गया और बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला। इस पर आप क्या कहेंगे? एक बार पुनः मैं इस बिंदु पर अपनी भावना व्यक्त करना चाहता हूँ। आज के दिनों में हिंदुस्तान की राजनीति महंगाईवाद, समस्यावाद को लेकर के नहीं किया जा रहा है। कहीं जातिवाद है तो कहीं बजरंग दलवाद है, कहीं क्षेत्रवाद है। जब तक इन सारी बातों का वाद का समावेश होता रहेगा तब तक हिंदुस्तान की राजनीति में इसी ढंग से, जिसे हम आप बदलाव कहते हैं, ये बदलाव नहीं है। ये आदमी के त्रासदी का प्रतिफल है, आदमी के आक्रोश का प्रतिफल है जो कांग्रेस पार्टी को नसीब हुआ, जिसके कारण कांग्रेस पार्टी का कर्नाटका में जीत हासिल हुआ। इससे बहुत ज़्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है कांग्रेस वालों को। इस जीत का असर, अभी 4 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद 24 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा, इसका असर भारत के राजनीति पर पड़ेगा? हाँ, पड़ सकता है। अगर इसका सही मूल्यांकन अगर जनता के बीच में नहीं होगा और इस पर पार्टी के प्रतिनिधि अगर सही ढंग से इस पर नहीं सोचेंगे तो ये पड़ सकता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक राज्य के चुनाव से राष्ट्र स्तर के चुनाव में किसी प्रकार का वैसा मेरा निगाह नहीं कहता है उसका कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्या लग रहा 24 में चुनाव होगा लोकसभा का, उसमें क्या कांग्रेस आएगी या पीएम मोदी ही रहेंगे? क्या आपको लगता है? अगर कर्नाटका के चुनाव को एक आधार मानकर अगर सही मुद्दों के साथ चला जाएगा और उस पर कांग्रेस के आलाकमान नहीं, राष्ट्र स्तर के नेता नहीं, अगर कार्यकर्ता सही दृष्टिकोण के साथ अगर जनता के बीच में अपने आप को डालेंगे तो इसका सुखद प्रभाव वो ले सकते हैं। अभी बिहार के सीएम नीतीश कुमार विपक्षी एकता को जोड़ने के लिए निकल पड़े हैं। कई मुख्यमंत्रियों से उन्होंने वार्ता किया, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब से, शरद पवार से, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से। क्या आपको लगता है यह विपक्ष एकता को कायम करने में सफल होंगे? विपक्ष की एकता का होना अनिवार्य है। जब तक सत्ता का विपक्ष की ओर मुखातिब नहीं होगा तब तक सत्ता कभी भी सही मूल्यांकन के साथ काम नहीं कर सकती है। रह गई नीतीश जी की बात, ये अपने कार्यक्रम को लेके, इनका अपना कार्यक्रम है, अपने कार्यक्रम को लेके आगे बढ़ रहे हैं। मुझे हंसी आती है इस बात पर, जब हमारे संपूर्ण देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री जब खुद अपने आप में आश्वस्त नहीं हो सकते हैं, कोई एक मुख्यमंत्री बता दें क्या वो कल का सुबह इस विश्वास के साथ जीते हैं कि कल का वो मुख्यमंत्री हैं? मैं दावे के साथ कह सकता हूं किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कल के सुबह के प्रति आश्वस्त जीवन नहीं जीते हैं। फिर कोई मुख्यमंत्री किसी एक मुख्यमंत्री को ये कैसे विश्वास दिलाने में सक्षम हो सकेंगे? और जो सक्षमता की ओर बढ़ रहे हैं वो किस आधार पर विश्वास के साथ पीएम की बात कर सकते हैं? नीतीश कुमार को तो सफलता मिल रही है, लोग मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है। तब तो देश में चुनाव की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। तब तो फिर संसदीय प्रणाली की चुनाव की आवश्यकता कहाँ रह गई है? जब नीतीश जी बहुत सारे मुख्यमंत्रियों से मिलकर के आश्वासन प्राप्त कर ले सकते हैं तब तो फिर वहीं किसी 5 स्टार होटल में जाकर के बैठ के सभी मुख्यमंत्री बैठ जाएं और प्रधानमंत्री बन जाएं। क्या बिहार के सीएम नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के दावेदार के लायक है? उनकी अपनी इच्छा है। दावेदारी शब्द का पहले तो मूल्यांकन हो जाए। दावेदारी किस आधार पर? इस आधार पर अगर घर की बात को अगर मैं माननीय नीतीश जी को मैं ये कहना चाहूँगा, अपने जीवन का जो मेरा तजुर्बा रहा है, जितना ही समय बचा हुआ है आगे के 2024 के संसदीय चुनाव का वक्त जितना बचा हुआ है, उतना ही वक्त में बिहार अपने घर को संभाल लें, बहुत सारी बात हो जाएगी। घर संभाल लेंगे, मजबूती के साथ ये समाज में बोलने के लायक रह जाएंगे।
नीतीश कुमार के काम से आप संतुष्ट हैं? हाँ, कुछ कार्यक्रम से मैं संतुष्ट हूँ, काम करने का तरीका है इनके पास, लेकिन सत्ता का लोलुपता जो होता है ना, वो बड़ा जानलेवा होता है। नीतीश कुमार तो कभी अपने आप को पेश भी नहीं किया है जो मैं देश का प्रधानमंत्री बनूं, ये क्यास लगाया जा रहा है। नहीं, एक साथ दो बात कैसे होगा? एक साथ वो एकजुटता की बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ एकजुटता की बात करें, नीतीश जी सर्वमान्य हैं, लेकिन एकजुटता के क्रम में ही यह भी तो दावेदारी हो रही है, यह भी तो निवेदन हो रहा है कि प्रधानमंत्री कौन, प्रधानमंत्री की दावेदारी किसे? आपके हिसाब से विपक्ष में प्रधानमंत्री की भूमिका कौन निभा सकता है? फिर यहाँ पर वही बात हो जाएगी जो आवाम के सारे लोग कह सकते हैं, जो कहते हैं। मैं इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ, अगर विपक्ष सभी एकजुट हो जाएं तो नीतीश जी में काम करने की कुछ ऐसी क्षमता है जो देश भी वो चला सकते हैं। मैं पार्टी से अलग हटकर एक हिंदुस्तान का आम नागरिक होने के नाते मैं अपना भाव ये व्यक्त करता हूँ। आप अभी किसी राजनीतिक दल में हैं? ये मेरी विडंबना है, मेरे स्वभाव की विडंबना है, मेरे सिद्धांत की विडंबना है। मेरे सोच में आज के दिनों में हिंदुस्तान में कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं है जो मेरे सिद्धांत का पोषक हो सके। से बात कर रहे थे सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश सिंह, इन्होंने क्या कहा आपने सुना। क्या नाम है आपका? शुभम कुमार। क्या करते हैं? पढ़ाई करता हूँ। पढ़ाई करते हैं। अभी जो कर्नाटका का चुनाव नतीजा परिणाम निकला, इस चुनाव में भाजपा की करारी हार हुई, कांग्रेस की जोरदार वापसी हुई, इसको आप किस रूप में देखते हैं? पहले तो कांग्रेस के लिए ये एक अच्छी शुरुआत ज़रूर है, लेकिन कर्नाटका में आज तक कभी बीजेपी बहुमत में नहीं रही है, कभी भी अकेले दम पे। तो आप इसको इस रूप में नहीं दे सकते कि अब ये कांग्रेस आ रही है और बीजेपी पूरी तरह से साफ हो रही है। इसमें आप इस रूप से ज़रूर देख सकते हैं कि जनता के जो मुद्दे थे उसको बीजेपी की सरकार फुलफिल नहीं कर पाई, इसीलिए कांग्रेस की सरकार और उनके वादों पर भरोसा करके जनता उनके साथ गई है। अब ये कांग्रेस पर निर्भर करता है कि वो उनके भरोसे को, उनके विश्वास को किस तरह से आगे बढ़ाते हैं, और जनता अगर उन पर विश्वास कर ले तो 2024 के परिणाम में बदलाव हो सकता है, अन्यथा फिर बीजेपी आएगी। क्या लगता है आपको जो 24 में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, तो 24 के लिए बेहतर प्रधानमंत्री देश के लिए कौन हो सकते हैं? ये देश के सारे लोग तय करते हैं। यहाँ अमेरिका वाला सिस्टम नहीं है कि वो ऊपर से तय हो जाए, ये केंद्रीयकरण नहीं है। यहाँ राज्य संघ चलता है, राज्यों का संघ है भारत, तो उस हिसाब से जब सभी सांसद जिसको चुनेंगे वही प्रधानमंत्री बनेंगे। आपका विचार मैं जानना चाहता हूँ, आपके विचार से देश के बेहतर प्रधानमंत्री कौन हो सकते हैं? आपने मोदी जी को भी देखा। नरेंद्र मोदी बेहतर विकल्प तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अच्छे प्रधानमंत्री अभी तक साबित हुए हैं, लेकिन विपक्ष से भी एक ऐसे उम्मीदवार की ज़रूरत है ताकि स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित हो सके। इसमें ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और इस तरह के और भी कई हैं, उड़ीसा से नवीन पटनायक जी, ये लोग अच्छे दावेदार हो सकते हैं।